आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ 1857 के रिवोल्ट और उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है, मैं इन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। तो 1857 का जो रिवोल्ट था वो वास्तव में सक्सेसफुल नहीं रहा लिटरली सेंस में कहा गया, लेकिन तब भी कई ऐसी चीज उसके हैं ऐसे जो कि आगे के लिए मार्ग प्रदर्शन किए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो ये हमारा जो जीके का जो जीएस का जो सेकेंड पार्ट है आज शुरू हो रहा है। तो सेकेंड पार्ट में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर वो आ रही है। अकबर के पीरियड में उस कंपनी का फॉर्मेशन होता है 1600 में, और जहांगीर के पीरियड में वो कंपनी आती है व्यापार करने के लिए। और एक लंबे समय में जो व्यापार करने जो कंपनी आ रही है वह एक मेजर पॉइंट है 1757 बैटल ऑफ पलासी। उस समय बंगाल में किसी न किसी रूप में इनडायरेक्ट अपना आधिपत्य अख्तियार करती है, और उस समय जो अख्तियार कर रही है इसके बाद से उस फाइनली मुहर लग रहा है बैटल ऑफ बक्सर से। और जो बैटल ऑफ बक्सर है वो 1864 में हो रहा है, और 1865 में इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि से हम ये देखते हैं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीन का दीवानी राइट मिलता है, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिलता है कंपनी को। तो कंपनी को रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और जिस रेवेन्यू के बल पर भारत सोने की चिड़िया बनी थी, या भारत अपने हस्तशिल्प के बल पर जो आगे बढ़ा था, या इंडिया का जो भी डेवलपमेंट हुआ था, वो डेवलपमेंट आते आते 1857 तक उसमें कई कमियां दिखाई देने लगी है, बल्कि काफी बुरे दौर में कई चीज चले गए हैं। और परिणाम हो रहा है कि 1857 का रिवोल्ट हो रहा है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति संजीव मेहता उस कंपनी को खरीद चुका है। आज वो कंपनी चॉकलेट बेच रही है, और वो भी एक भारतीय मूल का व्यक्ति उसको खरीद लिया है। लेकिन उसी कंपनी के पास इस समय इतनी बड़ी सेना थी जितनी बड़ी सेना ब्रिटेन के पास भी नहीं थी। तो ब्रिटेन से अधिक सैनिक 1857 के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। उस समय आप ये देख रहे हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जो ब्रिटेन के, वहाँ के पामेस्टर्न थे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे वो डिजरायली थे, और यहाँ पर रिवोल्ट हो रहा है। और इस रिवोल्ट की शुरुआत जो हो रही है वो एक घटना से हो रही है जो तत्कालिक कारण है, जिसके कि 34 नेटिव रेजिमेंट जो रेजिमेंट है बैरकपुर में कलकत्ता में, वहाँ से शुरू हो रही है 29 मार्च को 1957। 29 मार्च को एक उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाले हैं मंगल पांडे, और मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया जा रहा है उस समय ये रिवोल्ट। और ये विधिवत रूप से देख रहे हैं कि शुरू हो रहा है आपको 10 मई को। 10 मई को मेरठ में जो ये है वहां पर ये शुरू हो रहा है। तो आप ये देखिएगा कि 1857 का रिवोल्ट है, इसके पीछे कई कारण हैं जो कि रिवोल्ट की शुरुआत हो रही है। तो उस रिवोल्ट में हमें देख रहे हैं कि एक तो चूंकि जब मैं चर्चा किया इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का, जो टैक्स का जो सिस्टम था जो यहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करने का, तो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार में, बंगाल में जो था वो परमानेंट सेटलमेंट था। हमारे यहाँ परमानेंट सेटलमेंट था, क्योंकि जो गवर्नर जनरल जो थे उस समय के 1786 से लेकर 93 तक वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और कॉर्नवालिस से पहले यहाँ वहाँ पर जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो उनके टाइम में भी कि बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाया था कि रेवेन्यू को कलेक्ट कैसे किया जाए। तो उस समय 3 ढंग का सिस्टम इंडिया में रेवेन्यू वसूल करने का रहा। एक बिहार और बंगाल में हमें देखते हैं कि उस समय परमानेंट सेटलमेंट चला कॉर्नवालिस के टाइम में। वैसे ही जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो चली मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो मद्रास में और बॉम्बे में रैयतवाड़ी व्यवस्था चली। वैसे ही देख रहे हैं कि जो पंजाब का एरिया था यहाँ पर महलवाड़ी व्यवस्था चली। तो महलवाड़ी व्यवस्था में सामूहिक रूप से टैक्स का कलेक्शन था। वहीं मद्रास के जो सिस्टम था वहाँ रैयतों के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था। लेकिन जो बिहार में और बंगाल में जमींदारी व्यवस्था चली, तो इसके तहत ये होता था कि किसी व्यक्ति विशेष को, किसी खास परिवार को, किसी खास लोगों को
जमींदारी जो लोग अपना खरीदते थे और लोगों से टैक्स वसूल करते थे। और इसका नेचर धीरे धीरे बड़ा ही कुछ अलग हो गया और इसमें जो भी खेती करने वाले लोग थे उन लोगों को बड़ी परेशानी होने लगी। और ये जो भार था तो कृषकों पर, इसके चलते कृषक वहाँ से पलायन करने लगे और पलायन करने के चलते ये हुआ कि किसी न किसी रूप में प्रोडक्शन में कमी आने लगा, किसान परेशान होने लगे, जमींदार एक्सप्लॉइट करने लगे। तो एक तो कारण था कि 1857 के रिवोल्ट के पीछे कि आर्थिक कारण एक कृषि संबंधी कारण थे, एग्रीकल्चर संबंधी कारण थे, जिसमें कि टैक्स का कलेक्शन नहीं हो रहा था प्रॉपर ढंग से, या उसमें टैक्स कहिए कि उसमें जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा था, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो लोग विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। दूसरी बात कि अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आई इंडिया में व्यापार करने के लिए, उसका पहला जो लक्ष्य था वो था कि हम इंडिया में अपने आप को मजबूत व्यापार की स्थिति में लाएं और जो भी यूरोपियन पावर थे, चाहे वो डच हो, पोर्टुगीज हो, फ्रेंच हो, जो भी लोग हों, इन लोगों से निपट करके और कंपनी चाहे कि हम अपने व्यापार करें। अब एक ऐसा फेज आ रहा है कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो बने हुए सामान जो इंडिया से यूरोपियन वर्ल्ड में जा रहे थे, अब वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से वहाँ पर कच्चे माल की भी आवश्यकता है और वहाँ के बने हुए सामान को बिकने की आवश्यकता है। तो वहाँ कच्चे माल की आवश्यकता है और वहाँ के बने हुए सामान को बिकने की आवश्यकता है, जगह चाहिए। इस दोनों के लिए इंडिया सही था कि इंडिया में वो सामान, यहाँ से कच्चे माल जाएंगे और वहाँ से बने हुए सामान आएंगे, बिकेगा। तो स्वाभाविक था कि ये तभी हो सकता कि इंडिया के उस समय जो हैंडीक्राफ्ट था, जो रूरल हस्तशिल्प था, जो शहरी हस्तशिल्प था, तो अर्बन हस्तशिल्प, अर्बन हैंडीक्राफ्ट और रूरल हैंडीक्राफ्ट, जब तक इस दोनों का डिक्लाइन नहीं होगा और इसमें टैक्स के द्वारा किसी न किसी रूप में टैक्स लगा करके डिक्लाइन नहीं कराया जाएगा, तो फिर ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने अपनी सारी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सारी नीतियों को अपनाया और वो लेकर के इन लोगों ने किया कि भारत का जो हस्तशिल्प था वो चौपट हो गया। भारत का जो हस्तशिल्प था, चाहे वो रूरल हस्तशिल्प हो चाहे अर्बन हस्तशिल्प हो। इसके साथ साथ हम तीसरा चीज ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर, भले ही अकाल पड़े, इंडिया में लोगों को दिक्कत हो, यहाँ खाद्यान्न की कमी हो, लेकिन जो देश इतना समृद्ध था, यहाँ पर कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया और वैसे कमर्शियल क्रॉप उपजाने लगे लोग, नील की खेती होने लगी, सारी चीज होने लगे। तो इंडिया में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। जो भी हमारे कृषक थे वो साहूकारों के चंगुल में फंसने लगे। वो नीलहे कोठी वाले से, चाहे और लोगों से, और सारे लोगों से, चाहे महाजनों से वो अपना कर्ज लेने लगे खेती करने के लिए और मौसम की अनिश्चितता थी। तो इस रूप में देख रहे हैं कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता आई, साथ साथ देख रहे हैं कि टैक्स का भार पड़ा। इसके साथ साथ पॉलिटिकल कॉज भी थे, क्योंकि ब्रिटिश पावर जो भी थी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये धीरे धीरे अपना इंपायर को बढ़ा रही थी समय के साथ। तो इंपायर को बढ़ाने में इसका ऐसा था कि ये लोग किसी न किसी पॉलिसी के तहत राज्यों को एनेक्स कर रहे थे, राज्यों का मतलब हड़प कर रहे थे, राज्यों का मिला रहे थे और राज्यों पर अपना दबाव बढ़ा रहे थे। तो हम ये देख रहे हैं कि बल्कि समय के साथ पॉलिसी इन लोगों की चेंज होते गई। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे और वारेन हेस्टिंग्स के बाद से मुख्य इंपॉर्टेंट व्यक्ति कॉर्नवालिस हो रहे हैं और आगे चल करके ये देख रहे हैं कि वेलेस्ली आ रहे हैं। वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी ठीक की, अब तय की। इस अलायंस के तहत ब्रिटिश फौज ही रहेगी, यहाँ के प्रिंसली स्टेट में, राज्यों में रहेगी। और जो पहला जो प्रिंसली स्टेट था वो था आपको हैदराबाद का निजाम था, जिसके यहाँ की ब्रिटिश फौज रहेगी, वहाँ का जो एजेंट रहेगा और वो लोग जहाँ तहाँ प्रिंसली स्टेट में अपने अपने फौज को रखेंगे या फिर कई राज्यों में इस ढंग का एक्सटेंशन किया गया, उनके फोर्स रहने लगे। साथ साथ हमें देख रहे हैं कि इसके बाद से डलहौजी के टाइम में, जो कैनिंग से पहले 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है वो कैनिंग के टाइम में हुआ है, उसके पहले डलहौजी के टाइम में देख रहे हैं कि जिस समय कि ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कि रेलवे का डेवलपमेंट, पोस्ट टेलीग्राफ, ये सब आने की जो बात हो रही है ये उसी समय आ रही है। लेकिन इसके पीछे मकसद इन लोगों का ये है कि रेलवे का ऐसी एक व्यवस्था को डेवलप किया जाए कि कच्चे माल को देहात से लेकर के समुद्र के किनारे तक पहुंचाए और वहां से जो तैयार माल है उसको लेकर के मार्केट, मतलब जहां लोग रहते हैं वहां तक हो जाए। तो रेलवे के डेवलपमेंट के पीछे मकसद ये था।
तो इस ढंग से रेलवे का डेवलपमेंट किया गया। लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल कॉज में हमें देखते हैं कि राज्यों को जो हड़प की नीति आई, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट आया डलहौजी के टाइम में, जिसके तहत ये था कि जो भी हिंदू राज्य हैं वो जो एडॉप्टेड चाइल्ड हैं उनको अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं, और इसका पहला शिकार बना सतारा बना, और आगे फिर कई राज्य बने। तब पॉलिटिकल कॉज ये था। इस ढंग से आपको बताया कि इकोनॉमिक कॉज क्या हमने चर्चा किया। इसी ढंग से देख रहे हैं हम कि सेना में भी जो भारतीय फौज था और जो भी ब्रिटिशर्स थे, तो भारतीयों को एक खास ओहदे के बाद से सूबेदार से ऊपर एक खास ओहदे से ऊपर इन लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जाता था, और ब्रिटिश फौज ही आगे बढ़ती थी। उन लोगों का पेमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन था, यहाँ तक कि कुछ धार्मिक चिन्ह पर भी प्रतिबंध लोग लगा रहे थे। तो इस ढंग से ये सारी चीज आ रहे थे। और सबसे बड़ा एक तत्कालीन कारण ये हुआ कि जो इनफील्ड जो राइफल आया, वो इनफील्ड राइफल में ये बातें आई कि इसमें सुअर का और गाय का कहीं ना कहीं चर्बी लगाया हुआ है, और इसके चलते वो विद्रोह जो शुरुआत हुई वो मंगल पांडे के द्वारा हुई, जो कि बलिया के रहने वाले थे यूपी के, लेकिन वो बैरकपुर में 34 नेटिव रेजिमेंट में थे, और उन्होंने ह्यूक्सन को और बाग को वहां मार करके उन लोगों की हत्या कर दी, दो अंग्रेज अधिकारी को परेड के समय। खैर उनको बाद में गिरफ्तार करके उनको एक्सक्यूट किया गया, फांसी दे दिया गया। लेकिन उसी समय देख रहे हैं कि एक महीने के बाद से लगभग 10 मई को ये घटना मेरठ में हो रही है, और मेरठ में जो घटना हुई तो मेरठ के सारे सिपाही जो भी हैं, जो भी जवान हैं, जो भी आर्मी के जो भी हमारे देशभक्त जो भी नौजवान हैं, सारे लोग दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना नेता अपना मानते हैं। और उस समय जफर की एज भी काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य का वो अंतिम शासक हुआ, लेटर मुगल का। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो साम्राज्य 1526 में पानीपत फर्स्ट बैटल से हुआ, जो कि अकबर के टाइम में सेकेंड बैटल हुआ था, वही साम्राज्य जो कि औरंगजेब के टाइम में 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ, इसके बाद से हम लेटर मुगल के पीरियड शुरू करते हैं। फिर कई शासक हुए, और उस समय तक जफर तक आते आते शासन मात्र लाल किले के आसपास तक सिमट चुका था, और कोई खास वजह नहीं था, लेकिन तब भी सिंबॉलिक रूप से वो भारत के शासक थे। और उन्हीं के सारे जो भी नवाब थे, जो भी लोग थे, जो भी उनके करिंदे थे, कहीं ना कहीं कोई हैदराबाद के बाद के निजाम के रूप में है, कोई अवध के नवाब के रूप में है, कोई बंगाल के नवाब के रूप में है, कहीं ना कहीं ये सारे लोग आगे बढ़ रहे थे। और मुगलों के विरासत पर ही मराठा जो शिवाजी ने जो एक शासन स्थापित की थी, मराठा साम्राज्य की जो शुरुआत की थी, तो वो पेशवा के तहत कन्फेडरेसी के रूप में वो भी साम्राज्य आगे बढ़ रहा था। और स्थिति एक ऐसी आई कि मराठे भी कमजोर हो चुके थे। क्योंकि मैं पिछले आपको लेक्चर में बताया कि मराठों के साथ 3 एंग्लो मराठा वार हुआ। इसी के साथ ये भी बताया था मैं कि एंग्लो मैसूर वार हुआ था, सिखों से लोग निपट चुके थे, बंगाल पर अपना आधिपत्य कर ही चुके थे। तो लगभग सारे परेशानियों से ये लोग अपने को निष्कंटक कर लिए थे। लेकिन समस्या थी आम जनता का विद्रोह, जो कि आम जनता का विद्रोह वो चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन के चलते फार्मर्स परेशान हो, या हैंडीक्राफ्ट के चलते हमारे जो भी बुनकर हो, जो वीवर हो, जो शिल्पी हो, वो परेशान थे। इसके साथ साथ सेना में डिस्क्रिमिनेशन था। उस समय राजे महाराजे परेशान थे, उनके राज्य को हड़पा जा रहा था। तो ये रिवोल्ट की शुरुआत हुई, और ये लोग लगभग 4 महीने 10 दिन तक, कहीं कि दिल्ली में खास करके 4 महीने 10 दिन तक जो भी बहादुर शाह जफर और वहाँ के जो सैनिक थे, इन लोगों ने अपना ये चलाया, आधिपत्य चलाया। और 4 महीने लगभग 10 दिन ये लोग लड़ते हुए समय में बिताए। और 1857 का रिवोल्ट का सबसे बड़ा जो कि ये सफल नहीं हो पाया, और इसका सफल होने का बहुत बड़ा कारण था कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, यह सफलता का बहुत बड़ा कारण था। और अंग्रेज एक नए तकनीकी के साथ थे। दूसरी बात ये थी कि भारत में भी सिंधिया हुए, होलकर हुए, निजाम हुए, कई लोगों ने अंग्रेजों को साथ दिया। ये लोग मतलब इंडियन पावर को साथ नहीं दिया, और एक ढंग से नेशनलिज्म की भावना इन लोगों में नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पॉजिटिव पॉइंट ये था कि हिंदू मुस्लिम बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लोगों ने जफर को अपना नेता माना, और इस विद्रोह की शुरुआत हुई। और ये विद्रोह अल्दो असफल रहा, लेकिन सबसे बड़ी कारण थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ये खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1857 में, उसका एंड हो रहा है। 58 में आ रहा है, एक्ट आ रहा है, उसके तहत अब हम लोग क्राउन के तहत रूल होने लगे।
ये ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म हो गया, जो कि शासन करने का काम था वो खत्म हो गया, और हम लोग क्राउन के तहत रूल होने लगे। अब जो देख रहे हैं कि 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आ रहा है, तो उस एक्ट के तहत ये व्यवस्था हो रही है कि अब वायसराय होंगे यहाँ पर, जो कि हमारे गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल का मतलब होता है कि वो गवर्नर के हेड के रूप में गवर्नर जनरल थे। क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये जो शब्द आता है ये वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो कि 1833 में होता है। वैसे ही 20 ईयर्स के बाद से फिर एक चार्टर आया 1853 में, लेकिन 1857 में रिवोल्ट होता है, और उस समय जो कैनिंग हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, वो हो जाते हैं गवर्नर जनरल के साथ साथ वो वायसराय भी हो जाते हैं, चूंकि क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कहलाते हैं। और 1858 में जो हमारा क्राउन प्रोक्लेमेशन जो ये होता है कि हमारा क्राउन के तहत ही हम लोग रूल होते हैं। और अब जो गवर्नर जनरल हैं उनका जो काउंसिल होगा, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल होगा, वो काउंसिल एक्ट आता है 61 में, और उस काउंसिल से हम लोग उससे रूल हो रहे हैं। तो उनका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल का। वैसे ही राज्यों में भी काउंसिल है, राज्यों में भी लॉर्ड हैं, और उसके तहत चूंकि अब ये देख रहे हैं कि राज्यों की काउंसिल है, वहाँ के भी लॉर्ड हैं, जो सेंटर में है वहाँ पर गवर्नर जनरल है जो कि सबके हेड हैं, और उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। और ये देख रहे हैं कि हम ब्रिटेन में उस समय पोस्ट आया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब ब्रिटेन में एक मंत्रालय के रूप में काम कर रहा है, वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो मंत्रालय के रूप में काम कर रहा है, उनको असिस्ट करने के लिए 15 आदमी हैं, 15 पर्सन्स हैं वहाँ पर, जो कि ब्रिटेन के लोग हैं, और उन लोगों का जो भी है सारी व्यवस्था यहाँ से चल रही है। तो आप देखिए किस ढंग से व्यवस्था हो रही है। हमारे रूल हो रहा है क्राउन के नाम से, कि क्राउन रूल कर रहा है, क्राउन रूल कर रहा है, और इसको देखने के लिए ब्रिटेन में एक मंत्रालय है, एक मिनिस्टर है जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके तहत 15 आदमी हैं। और रिस्पॉन्सिबल है वहाँ के पार्लियामेंट, जो वहाँ पर जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो वैसे ही है जैसे कि यहाँ पर लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वैसे ही जैसे कि राज्यसभा है। तो वो वहाँ के जो भी ये है हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सिंबॉलिक रूप से क्राउन के तहत काम कर रहे हैं। वो हमारे गवर्नर जनरल से ऊपर हैं। गवर्नर जनरल का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और इस ढंग से इंडिया पर पूरे लोग रूल कर रहे हैं, और अब हम लोग क्राउन के तहत हम लोग रूल हो रहे हैं। अब एक चीज़ देख रहे हैं कि 1857 के रिवोल्ट में जो फेलियर तो हुआ, जिसके चलते इसको म्यूटिनी बोला जाता है, तो ये म्यूटिनी तो ये अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन अंग्रेजों को ये बात लगने लगी कि अब लगता है कि अगर हमको यहाँ रूल करना है, तो W हंटर की बुक आई 1871 में। उस बुक का नाम था है इंडियन मुसलमान। उसमें ये कहा कि अगर भारत पर रूल करना है तो हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग करना पड़ेगा। और तब देख रहे हैं कि सरकार की ऐसी पॉलिसी आ रही है। उसी समय एक अधिकारी भी हैं जो कि अधिकारी के रूप में है A.O. ह्यूम है, जो कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना करते हैं 1885 में। तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है A.O. ह्यूम के द्वारा। फिर एक कांग्रेस पार्टी का एक अलग हिस्ट्री उस समय से लेकर के फ्रीडम स्ट्रगल तक, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला है तब तक इन लोगों का मुख्य रूप से रोल आ रहा है। तो इस पर जो आपके लिए जो क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो जो कांग्रेस पार्टी जो है वो A.O. ह्यूम तो सेक्रेटरी है, और जो पहला अधिवेशन होता है अधिवेशन का दिसंबर में होता है, और दिसंबर में जो पहला अधिवेशन होने वाला था पुणे में, लेकिन जो पुणे में प्लेग का आउटब्रेक हुआ तो ये हुआ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत वहाँ जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर हुआ, और ये बॉम्बे में हुआ। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो W.C. बनर्जी थे। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी तो W.C. बनर्जी हुए, उमेश चंद्र बनर्जी हुए। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी में बदरुद्दीन तैयब जी हुए। अच्छा, फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो उसमें जॉर्ज यूले थे, YULE, जॉर्ज यूले नाम आता है, YULE।
ये स्कॉटिश व्यापारी थे और एक बाहरी व्यक्ति थे, जो कि एक तरह से कहिए कि बाहरी व्यक्ति थी जॉर्ज यूले, और ये फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट। वैसे ही कहिएगा कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में एनी बेसेंट हुई। अगर फर्स्ट इंडियन वीमेन कहा जाए, फर्स्ट इंडियन भारतीय महिला कही जाए, तो उसमें सरोजिनी नायडू का नाम आता है, जो कि हुई है आपको 1925 में। ऐसे एनी बेसेंट 17 में ही हो गई, लेकिन चूंकि भारतीय महिला उनको बाई बर्थ इंडियन नहीं है, तो 25 में हो रहा है कि इनका टाइम आ रहा है आपको सरोजिनी नायडू का, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो रही है, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले, फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, और फर्स्ट इंडियन महिला तो ये हो रही हैं सरोजिनी नायडू हो रही हैं। तो इस ढंग से कांग्रेस पार्टी का जो ये है डेवलपमेंट में बताया। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इसमें कई पार्ट में देखेंगे, एक तो फ्रीडम स्ट्रगल को देखेंगे, कम्युनिज्म को देखेंगे, कम्युनलिज्म को देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि शुरू का जो 20 ईयर्स का जो टाइम है, शुरू का जो 20 साल का टाइम है, वो 20 ईयर्स का जो भी टाइम है वो लगभग आपको मॉडरेट फेज का है। तो मॉडरेट फेज में दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता है, ये सारे लोग हैं। तो ये सारे लोग मॉडरेट फेज में हैं, जो कि शुरू के लोग हैं। और लोग सोचते हैं कि अंग्रेज बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी नेक नियति में इन लोगों को भरोसा है और चाहते हैं कि अंग्रेज हमारे यहाँ जैसे यूरोप में डेवलपमेंट किए हैं वैसा ही लोग करेंगे, और ये लोग पिटीशन वगैरह इन सब की बातें करते हैं। लेकिन ये दौर चलता है, लगभग 20 साल तक का दौर चलता है, लगभग 20 ईयर्स का दौर चलता है, 1885 से लेकर के 1905 के बीच में। इसके बाद का जो दौर आता है वो देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट फेज है, और एक्सट्रीमिस्ट फेज में आते हैं तिलक, आते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, जो कि महाराष्ट्र जोन से व्यक्ति हैं, वो इसी ढंग से बिपिन चंद्र पाल हैं जो कि बंगाल को, और लाला लाजपत राय हैं जो कि यहाँ पर पंजाब के क्षेत्र में हैं। बाल गंगाधर तिलक पर जब भी क्वेश्चन बनता है तो पहली बात कि इन्होंने आर्यों का मूल स्थान क्या था, इन्होंने भी इस पर कुछ प्रकाश डाला। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैलेंटाइन चिरौल के द्वारा बोला गया आर्य समाज को, बाल गंगाधर तिलक को, कि भारतीय अशांति के जनक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है वैलेंटाइन चिरौल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहना, एक उनका एक बुक है गीता रहस्य लिखना 2। वैलेंटाइन चिरौल से इन्होंने मुकदमा लड़ने के लिए खुद ये चले गए थे, ब्रिटेन गए थे, और उस पर इन्होंने मुकदमा भी किया था वैलेंटाइन चिरौल पर। तो भारतीय शांति के जनक किसने कहा, तो वैलेंटाइन चिरौल ने कहा। किसको कहा, तो बाल गंगाधर तिलक को बोला। इन्होंने बुक लिखी, क्या लिखी, गीता रहस्य लिखी। ये 2 पेपर निकाल रहे हैं, मराठा और केसरी। इसको याद रखिएगा कि मराठा मराठी में नहीं है, बल्कि मराठा इंग्लिश में है, और जो केसरी है जो मराठी में है। और जो मराठा जो उसका न्यूज़ पेपर है वो देख रहे हैं कि वो इंग्लिश में है। तो ये 2 पेपर निकाल रहे हैं, और इनको केस चलाया गया था और इनको मांडले जेल में भेज दिया गया था। ऐसे इनकी मृत्यु हो रही है 1920 में, 1 अगस्त को इनकी मृत्यु हो रही है, जिस समय का असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है। तो तिलक पर जो क्वेश्चन बनते हैं ये हैं। वैसे ही दूसरे व्यक्ति हैं जो कि बिपिन चंद्र पाल हैं। ये बंगाल में इनका मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रोल है। इनका जो पेपर है वो जुड़े हुए हैं। तो पेपर इनका है जो आपका जुगान ये है, न्यू इंडिया है। वैसे ही आप एक और व्यक्ति हैं जो कि आगे चल करके बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए, वो जो थे अरविंदो घोष थे। तो अरविंदो घोष का पेपर एक जुगांतर है। वैसे ही देख रहे हैं कि जो ये हैं आपको लाला लाजपत राय हैं, जिनका कि पंजाब में ये लोग, चूँकि लाला लाजपत राय जो हैं वो मुख्य रूप से आ रहे हैं, ये आर्य समाज बैकग्राउंड से हैं। गुजरात के व्यक्ति थे, उनका नाम था मूल शंकर। मूल शंकर ही आगे चल करके दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए, और दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो नॉर्थब्रुक था। नॉर्थब्रुक के टाइम में वो आर्य समाज की स्थापना करते हैं, और उस समय उन्हीं के जो शिष्य होते हैं वो हंसराज होते हैं, उन्हीं के शिष्य जो होते हैं आपको स्वामी श्रद्धानंद होते हैं, उन्हीं के शिष्य जो होते हैं सो आपको लाला लाजपत राय होते हैं। लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल की स्थापना करते हैं, लाहौर में स्थापना करते हैं। लाला लाजपत राय ही आगे चल करके ये
जो पंजाब केसरी के नाम से फेमस है, इन्होंने ही साइमन कमीशन का विरोध किया, वहाँ पर इनको लाठी लगी, इनकी मृत्यु हो गई और उसके कॉन्सिक्वेंस के रूप में भगत सिंह ने उस एएसपी साउंडर्स को गोली मारी और इसमें भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो लाजपत राय का ये मुख्य रूप से रोल है, जो कि साइमन कमीशन का विरोध करना, और पूरे इंडिया में लाल बाल पाल, इस ढंग से 3 नाम थे जो कि फेमस थे। क्योंकि साउथ थोड़ा सा रिलक्टेंट रहा था, लेकिन इसमें ये देख रहे हैं कि बंगाल के जोन में बिपिन चंद्र पाल हैं, महाराष्ट्र के एरिए में ये हैं, और तीसरे जो व्यक्ति हैं सो आपको लाला लाजपत राय हैं। अब इसमें ये देखेंगे हम कि कैसे डेवलपमेंट चल रहा है, और इसी में एक चौथा चीज भी है जो कि वो है कि रिवोल्यूशनरी लोग। ये जो रिवोल्यूशनरी हैं, रिवोल्यूशनरी में हम देखते हैं कि 1897 में चापेकर बंधु के द्वारा रैंड जो प्लेग कमिश्नर है, चूंकि वहां पर प्लेग फैल चुका है और काफी स्थिति खराब है, तो रैंड की हत्या होती है चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। तो ये होना, इसके बाद से बीडी सावरकर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जा रहा 1904 में। इसी ढंग से देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक 2 बच्चे हैं जो क्रांतिकारी हैं, एक है खुदीराम बोस और दूसरा है प्रफुल्ल चाकी। तो वहाँ के जज को मारने का ये लोग ये करते हैं, वहाँ के जज के मारने का। जज तो नहीं मरता है, जो किंग्सफोर्ड जज है, जो कि बहुत बदनाम है, जो कि मुजफ्फरपुर में है, लेकिन उस गाड़ी पर दूसरे लोग उसमें हताहत होते हैं, और इसमें खुदीराम बोस को फांसी होती है मुजफ्फरपुर जेल में। और इतना वो 19 साल का नौजवान है, कहता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अपने जीवन के अलावे। दूसरे व्यक्ति हैं प्रफुल्ल चाकी, वो भी पकड़े जाते हैं, वो अपने आप को गोली मार लेते हैं प्रफुल्ल चाकी। तो इस रूप में हम देख रहे हैं कि ये लोग, एक तो फ्रीडम स्ट्रगल का ये चल रहा है, एक्सट्रीमिस्ट पे चल रहा है, दूसरे लोग ये सारे रिवोल्यूशनरी लोग हैं। रिवोल्यूशनरी में हम ये देखेंगे कि 1924 में HRA की स्थापना होती है। HRA की स्थापना होती है, जिसके हेड उस समय होते हैं सचिन नाथ सन्याल। और फिर आगे चल करके 1928 में HSRA की स्थापना होती है। तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और HSRA जिसका स्थापना दिल्ली में होती है, फिरोज शाह कोटला में लोग करते हैं। उस समय उसके हेड हैं चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी देखते हैं कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 3 साल के बाद से वो भी होता है, पुलिस से मुठभेड़ होती है, और उसमें अंतिम गोली अपने को ही मार लेते हैं। इस अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है। वहीं दूसरे ओर देखते हैं कि भगत सिंह हैं, तो भगत सिंह को आपको पकड़ा गया है। ये तो मुख्य रूप से असेंबली में बम फेंकने में 2 व्यक्ति थे। 1931 में इनको फांसी दिया जाता है, इनको, और उनके साथ एक और व्यक्ति थे जो कि बम फेंकने में थे, वो थे बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त का चूंकि असेंबली में बम फेंकने में वैसा कुछ में मरने वाली बात नहीं थी, बल्कि लोगों को, बाहरी लोगों को सुनाना था भगत सिंह को, लेकिन उसमें और 2 लोग जोड़ दिए जाते हैं, राजगुरु और सुखदेव, और इन लोगों को फांसी दी जाती है लाहौर जेल में। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिन लोगों की फांसी हो जाती है। इधर चंद्रशेखर अपने आप को गोली मार लेते हैं, अपनी अंतिम गोली अपने आप को मार लेते हैं। और ये जो देख रहे हैं कि एक ये हुआ रिवोल्यूशनरी फेज हो गया। वैसे ही चटगांव में आप देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश का जो पार्ट है, वहाँ पर मास्टरदा है, सुरसेन है, मास्टरदा है। वहाँ पर 2 महिलाओं का नाम आता है, कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर आता है नाम। तो ये 2 महिलाएं हैं। तो उस समय वहाँ पर चटगांव में घटना हो रही है। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, काकोरी षड्यंत्र होता है 1925 में, जो लखनऊ के पास, जो कि वो ट्रेन से जा रहा था, अंग्रेजों का जो खजाना जो जा रहा था, जो कि बॉक्स जो जा रहा था, जो भी ये करने के लिए, तो उसको लोग लूट लेते हैं, उस पर भी केस चलता है। तो ये सारी घटनाएं हैं जो कि इस रूप में चल रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी समय 1914 में शुरू होता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के समय ही गांधी का भारतीय राजनीति में आगमन होता है, और वो 2 साल तक एक मूक दर्शक के रूप में रहते हैं। लेकिन 2 साल के बाद से उनकी भूमिका शुरू होती है चंपारण सत्याग्रह में। और चंपारण सत्याग्रह में आप ये देखते हैं कि वहाँ पर जो व्यवस्था है वो 3 कठिया व्यवस्था है, कि मतलब आपके पास जो भी 1 बीघा अगर 20 कट्ठा का, 20 कट्ठा का, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, उसमें 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करनी है।
और इससे किसान अधिक काफ़ी परेशान हैं। वहाँ के एक लोकल व्यक्ति हैं राजकुमार शुक्ल, जो जाते हैं गांधी से रिक्वेस्ट करते हैं, और गांधी इस समय आ रहे हैं 1917 में, अप्रैल के महीने में आते हैं, और वह चंपारण के गांव में घूमते हैं। उस समय गांधी का जो प्रयोग है सत्याग्रह का, वो चंपारण में शुरू होता है। और वहाँ पर गांधी, क्योंकि गांधी के बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूँ अपने असेंबली में और कई जगह बोलते हुए, तो उसमें हमारे लिंक पर आप देख सकते हैं गांधी के बारे में, गांधी के कौन से पेपर थे, गांधी कहाँ से शुरू हुए, कितने दिन तक गांधी जेल में रहे, गांधी के बारे में उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। तो गांधी को आप उसमें वहाँ भी देख सकते हैं। तो गांधी यहाँ आते हैं और गांधी 2-3 मूवमेंट और चलाते हैं। खेड़ा सत्याग्रह हुआ, चंपारण हुआ, अहमदाबाद जो मिल मजदूर का जो समस्या है वहाँ पर ये करते हैं। तो खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, और गांधी इसके बाद से मुख्य रूप से भाग लेते हैं जो खिलाफत जो मूवमेंट है। तो खिलाफत मूवमेंट ऐसा है कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो जो भी ब्रिटिश जो पावर है, क्योंकि इस ग्रुप की जीत होती है, और ये लोग जो तुर्की है, जो टर्की में जो ऑटोमन एम्पायर है, उसके साथ जो समझौता जो करते हैं, सेब्रे का ट्रीटी होता है। तो सेब्रे के ट्रीटी के साथ ऑटोमन एम्पायर को काफ़ी उसका एरिया से ख़त्म कर दिया जाता है, उसको काफ़ी अधिक चूँकि जो भी विजेता राष्ट्र है विजित राष्ट्रों पर, हारे हुए पर अपना शर्तों को थोपती है, और इसको लेकर के यहाँ पर मुस्लिम लोग थोड़ा सा आहत हैं, और गांधी सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बढ़िया टाइम है। तो खिलाफत नन कोऑपरेशन शुरू करते हैं उसमें अली बंधुओं के साथ मिल करके। हालांकि जिन्ना इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो खिलाफत मूवमेंट में गांधी मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। और यही खिलाफत नन कोऑपरेशन करके शुरू हो रहा है 1 अगस्त 1920 को। 1920 में खिलाफत नन कोऑपरेशन शुरू होता है, और गांधी ये आंदोलन जो है सो चलता है, जिसमें कि अपने टाइटल का परित्याग करना है, ब्रिटिश सामान का परित्याग करना है, बाइकआउट करना है, स्वदेशी है, सारी चीज़ों को करना है। लेकिन ये जो बाइकआउट और स्वदेशी है, तो ये स्वदेशी की शुरुआत जो होती है यह लॉर्ड कर्जन के टाइम में, जब कर्जन चूंकि बंगाल सेंटर है, अपराइजिंग का सेंटर है जो कि बंगाल है, और बंगाल को लोग चाह रहे हैं कि बंगाल को किसी तरह से, बंगाल का जो ये है विद्रोह का जो केंद्र है, बंगाल को किस तरह से कमजोर किया जाए। तो इसके लेकर के आप ये देख रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन के टाइम में यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, यूनिवर्सिटी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके बाद से तरह से करके, और फिर बंगाल का पार्टीशन किया जाता है, और बंगाल का जो पार्टीशन का डेट है वह 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर है 1905। इस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट बहुत ही काम का डेट है, कई एग्जाम में पूछ चुका है कि 16 अक्टूबर को बंगाल का पार्टीशन होता है। तो उस समय वहां भी स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, और स्वदेशी की बात होती है। और आगे चल करके 1906 में 1906 में स्वराज का वर्ड भी आता है कि नहीं, हम लोगों को स्वराज पर काम करना है। स्वराज वर्ड भी उस समय यूज किया जाता है। अल्दो तिलक ने ये शब्द का प्रयोग किया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। लेकिन 1906 के सेशन में ही का स्वराज शब्द आ गया है। तो ये देख रहे हैं कि उस समय जो बात हो रही है, सारी बातें उस समय चल रही है स्वदेशी की और बाइकआउट की। उसके बाद से होम रूल की बातें होती है 1916 में, जिसमें कि होम रूल में आप उसमें 2 आदमी का नाम फेमस आ रहा है। एक तो है कि आपके एनी बेसेंट हैं और दूसरा तिलक है। तो बाल गंगाधर तिलक और ये लोग होम रूल वाले लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं पूरे इंडिया में कि कैसे मूवमेंट को, और गांधी को बहुत दिक्कत नहीं होती है जब नन कोऑपरेशन शुरू करते हैं। तो सारे वो आधार वो मिल जाते हैं जो होम रूल में तैयार हुए हैं, और ऑल इंडिया होम रूल लीग जो एक होती है वही एक अच्छा प्लेटफॉर्म के रूप में मिल जाती है, और गांधी शुरू करते हैं, नन कोऑपरेशन शुरू करते हैं। और नन कोऑपरेशन में हम देख रहे हैं कि ये मूवमेंट बड़ा ही ढंग से चलता है। और इस समय आप ये देखिएगा कि 1900 आपको 22 के 5 फरवरी 22 को ये होता है कि उत्तर प्रदेश के एक जो गांव है आपको चौरी चौरा, तो चौरी चौरा पर वहाँ पर एक घटना होती है जिसमें कि थाने में लोग आग लगा देते हैं, और उसमें कई जो कांस्टेबल हैं वो जल जाते हैं। तो वहाँ पर एक घटना हो रही है, गांधी उस समय असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं।
और असहयोग आंदोलन को रोकने पर से फिर कई लोगों के द्वारा हमारे जो भी नेशनल लीडर्स हैं सबके द्वारा प्रतिक्रिया होती है, विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस वगैरह, नेहरू और सभी लोग इसको चाहते हैं कि नहीं रुके, लेकिन गांधी अपना आंदोलन से वापस ले लेते हैं। अब हिस्टोरियन कई ढंग से सही ठहराते हैं कि गांधी ने जो किया था वो सही किया था, इसलिए लोगों की संख्या कम हो रही थी, मूवमेंट एक ही स्टेज पे बहुत लंबा नहीं चलाया जाता है, बल्कि बीच में ब्रेक देना होता है। तो गांधी ने उस घटना पर, यूपी के घटना पर, वहाँ पर जो देवरिया जिला गोरखपुर जो उस समय था, तो वहाँ जो घटना हो रही इसको चलते गांधी वहाँ पर नॉन कोऑपरेशन को रोक देते हैं। और फिर गांधी ये देखते हैं कि मुख्य रूप से एक्टिव होते हैं कब कि 1931 में, और 1931 में उस समय देखते हैं गांधी करते हैं दांडी मार्च करते हैं। और दांडी मार्च जो करते हैं ये आपको गुजरात के नवसारी जिले में है, दांडी मार्च जो हो रहा है। और उस समय अपने ये 30 में जो कर रहे हैं नवसारी में, वहाँ पर दांडी मार्च जो कर रहे हैं, तो गांधी में देखते हैं कि गांधी 11 डिमांड रखते हैं। उस समय गवर्नर जनरल के पास 11 डिमांड रखते हैं, 11 डिमांड रखते हैं। हिस्ट्री में कुछ संख्या को याद रखनी पड़ती है, जैसे कि आप ये होगा कि इस 11 को याद रखिए। गांधी ने जो भी नमक जो कानून जो तोड़ना था, क्योंकि नमक पर भी सरकार ने टैक्स लगाया था, तो उसको लेकर के गांधी अपना 11 पॉइंट डिमांड रखते हैं। तो यह 11 संख्या भी याद रखना जरूरी है। वैसे ही एक संख्या है 72, इसको भी याद रखिए, क्योंकि जो शुरू में जो कांग्रेस पार्टी का जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था उसमें 72 डेलीगेट्स थे, तो ये 72 भी याद रखना जरूरी है। वैसे ही गांधी जब दांडी मार्च किए तो उसमें 78 उनके साथी थे, इस 78 को भी याद रखना जरूरी होता है दांडी मार्च में। दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए जो आंदोलन हुआ था, तो इसमें 78 साथी थे गांधी जी के साथ शुरू हुए थे। तो ये 78 वहां पर इसको याद रखना है। 11 डिमांड रखे थे इरविन के सामने, इसको याद रखना है। और एक संख्या और है जो कि 14 है, ये 14 संख्या भी याद रखना है, क्योंकि जब ब्रिटिश अधिकारी बिर्किनहेड ने जब चैलेंज दिया कि भारतीयों में इतनी क्षमता लेकर अपना संविधान बना सकें, तो 1928 में जो एक संविधान के प्रारूप के रूप में दिया गया, नेहरू रिपोर्ट जो दिया गया, क्योंकि नेहरू ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो चूंकि इंडिया में उस समय तक कम्युनलिज्म अपना पांव उठाने लगा था, तो उस समय नेहरू ने एक 14 पॉइंट फार्मूला दिया, जिन्ना ने अपना एक 14 पॉइंट फार्मूला दिया कि भाई इससे इंडिया का संविधान निर्माण में हमारा 14 जो सूत्री मांग है, इसको ख्याल कीजिए। तो ये 14, 11, 72, 78, तो इन चीज़ों को हम मुख्य रूप से बता रहे हैं कि ये चीज़ें याद रखने की है। वैसे ही गांधी जब 30 में दांडी मार्च करते हैं, इसके बाद से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं 31 में जो हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 30 वहाँ उस समय हो रहा है, उसमें गांधी उसमें नहीं जा रहे हैं। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने वाले व्यक्ति कोई है तो वो अम्बेडकर है, जो कई एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसका मैं चर्चा कर रहा हूँ कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने वाले व्यक्ति अम्बेडकर हैं। गांधी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लेकिन वहाँ से खाली हाथ लौटते हैं। और 16 अगस्त को ये देख रहे हैं कि 22 में रैमजे में मैकडोनाल्ड के द्वारा कॉमनल अवार्ड अनाउंस किया जाता है। और उस कॉमनल अवार्ड में ये है कि जैसे कि 1909 में जो दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट केवल मुस्लिम के लिए दिया गया था, लेकिन अब सिख के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, इसके लिए जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट से जो लोग आते थे इनके लिए, या जो भी अम्बेडकर के जो भी डिमांड के तहत जो भी हुआ था, सब लोगों को दे दिया गया। गांधी को लगा कि अब तो पूरे देश ही टूट जाएगा, और इसको लेकर गांधी ने आमरण अनशन किया। और उसी समय से जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो शेड्यूल कास्ट के लिए है, उसकी जगह पर रिजर्वेशन ऑफ सीट का ही समझौता हुआ अम्बेडकर के द्वारा और गांधी में, और इसको लेकर के बोलते हैं 1932 में ये जो हुआ है, ये हुआ है पूना पैक्ट हुआ है, इसको पूना पैक्ट बोलते हैं। ये सितंबर में हुआ था, 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ था। तो इस चीज़ को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मैकडोनाल्ड अवार्ड, इसके बाद से गांधी जी के अम्बेडकर के द्वारा पूना पैक्ट, और 3 फेज में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरे फेज में जाकर के लगभग शिथिल सा हो जाता है। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि 1935 का जो एक्ट आता है, जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती है, तो उस ऑटोनॉमी के तहत हम ये देख रहे हैं कि इंडिया को
राज्यों में सरकार बनती है, जो हमारे जो भी 11 जो भी स्टेट हैं वहाँ सरकार बन रही है, तो 7 स्टेट में बाद में पहले बनती है, फिर असम में सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी की। और चूंकि 39 का जो 1939 है, तो 39 में हम देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो रहा है, और सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन जो है वो इंडिया को बिना किसी से कंसेंट लिए हुए युद्ध में शामिल कर देता है, और गांधी इसका और यहाँ कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, और इसको लेकर के हर राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी है वो रिजाइन कर देती है। और उसी 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग के द्वारा डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है, एक मुक्ति दिवस मनाया जाता है कि जो सरकार थी मुसलमानों को बहुत अत्याचार कर रही थी, इसलिए 22 दिसंबर 39 को ये लोग डे ऑफ डिलीवरेंस मनाए हुए हैं। तो इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि पहले ही चर्चा कर लूं कि मैं जो कम्युनलिज्म की बातें बताया था कि कम्युनलिज्म की घटना क्या है, तो कह रहे थे कि 1857 के रिवोल्ट में पूरे देश ने माना था कि जफर हमारे नेता हैं। 71 में कहे कि W. हंटर ने एक बुक लिखी इंडियन मुसलमान, जिसको में इन बातों की चर्चा हुई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, लेकिन 2-3 साल के भीतर ही थोड़ा सा अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब सक्रिय रूप से लोग काम करने लगे, कम से कम हिंदू मुस्लिम एकता जो है इसको तोड़ा जाए किसी न किसी रूप में। तो इन लोगों ने 1906 में ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्ला, वो गवर्नर जनरल और उस समय के अंग्रेज अधिकारियों के चाहत पर, उनकी इच्छा से इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। इस मुस्लिम लीग में शुरू में जिन्ना नहीं है, जिन्ना कांग्रेस पार्टी के तहत है, बल्कि जिन्ना बाल गंगाधर तिलक के सेक्रेटरी के रूप में काम करने वाले हैं। जिन्ना जो कि बाहर से पढ़े लिखे आदमी हैं, जिन्ना खुद ही उस समय का जो खिलाफत मूवमेंट है उसका विरोध कर रहे हैं, गांधी से कह रहे हैं कि इसका इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे समय वैसा तैयार हो रहा है कि देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। 1930 में जो इकबाल, जो कि मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सेशन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग सा एक प्रदेश होना चाहिए। और वहीं जब देख रहे हैं कि आगे रहमत अली के द्वारा, जो अनुस्नातक स्टूडेंट थे जो लोग कैम्ब्रिज में, तो इन लोगों के द्वारा उस समय पंपलेट बांटा गया उस समय कि नहीं, ये एरिया एक पाकिस्तान का, जिसमें कि पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, वो पाकिस्तान करके वहीं पाकिस्तान हुआ, जो कि बाद में आगे चल करके। और 1940 में जिन्ना के द्वारा लाहौर सेशन में जाकर के रखा जाता है, 2 नेशन थ्योरी रखा जाता है कि भारत के साथ साथ, हिंदुस्तान के साथ साथ एक पाकिस्तान भी एक स्टेट होना चाहिए। और पाकिस्तान की जो 2 नेशन थ्योरी की जो बात आती है वो 1940 में आती है। थोड़ा सा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बातों पर और चर्चा कर लेते हैं कि 1906 में तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है फॉर मुस्लिम। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि एक वैसा क्षेत्र जहाँ की मुसलमान ही कैंडिडेट होगा और मुसलमान ही वोटर होंगे। स्वाभाविक होगा जब चुनाव प्रचार करेगा तो यही कहेगा मुसलमान कि हिंदू तुम्हारे सारे संसाधनों रिसोर्सेज को खा जाते हैं, इसलिए तुम घाटे में रह रहे हो। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि काफ़ी एक वैसी व्यवस्था थी, देश तोड़ने वाली व्यवस्था थी, 1909 में जो लाया गया, जो कि मिंटो मॉडलर रिफॉर्म में लाया गया, इसको लोगों ने काफ़ी विरोध किया। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कांग्रेस पार्टी की हालांकि बहुत बड़ी गलती थी कि 1916 में तिलक वगैरह और सारे लोगों ने इस चीज़ पर मुहर लगा दी कि नहीं, इसको हम, कांग्रेस पार्टी ने अपना कंसेंट दे दिया। तो ये चीज़ हो रहा है उस समय 1916 में। और आगे चल करके देख रहे हैं कि 1922, 21, आपको 20, इस समय तक ये चीज़ रह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे चल के डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कई ऐसे लोग हैं जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उस समय कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को एक जगह मिल रहा है, जिन्ना को अपनी राजनीति का जगह मिल रहा है। और 1928 तक जो कलकत्ता सेशन हुआ था जो कांग्रेस पार्टी का, उस समय तक जिन्ना कांग्रेस में ही थे, लेकिन उसके बाद से वो अलग हो जा रहे हैं और उसके बाद से फिर जिन्ना पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी थी, हर प्रांतों में 7-8 प्रांतों में बनी थी, इसके बारे में इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके प्रचार किया कि इस सरकार से हम लोगों को दिक्कत हो रही है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है लोग।
फिर चल के देख रहे हैं कि बाहरी दबाव में या और सारे कारण से अंग्रेज जो होते हैं वो इंडिया में क्रिप्स मिशन भेजते हैं, और क्रिप्स मिशन को गांधी जी कहते हैं कि चूंकि उसमें होता है कि वार के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो गांधी जी इसको कहते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक है। तो क्रिप्स मिशन फेल करता है, आगे कई फार्मूले आते हैं वो भी फेल करते हैं। लेकिन जब नेवल म्यूटिनी होता है 46 के फरवरी में 19 तारीख को, तो उस समय बॉम्बे में नेवल म्यूटिनी हो रहा है। तो उस नेवल म्यूटिनी के ही एक दिन के बाद 20 तारीख को हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट है उस समय, तो वहाँ पर क्लेमेंट एटली हैं, और क्लेमेंट एटली अनाउंस करते हैं कि भारत में एक कैबिनेट मिशन जाएगा। तो कैबिनेट मिशन जाएगा जो कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देगा, और वो डोमिनियन स्टेटस देगा तो ये बोलते हैं कि 48 जून तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। अब ये देखिए कि 48 जून तक भारत को आज़ाद किया जाएगा, लेकिन स्थिति इतनी खराब होती है कॉमनवेल्थ राइट्स के चलते। अब खुद माउंटबेटन मांग करते हैं कि इंडिया में कुछ और फोर्स भेजा जाए, ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी खराब है, और इसको चलते वो लोग इंडिया की स्थिति को संभाल नहीं पाते हैं। जिस कम्युनलिज्म का बढ़ावा दिया इन लोगों ने, जिस कम्युनलिज्म का बढ़ावा दिया इन लोगों ने फूट डालो डिवाइड एंड रूल के तहत इंडिया में रूल करने के लिए, वही कम्युनलिज्म, वही सांप्रदायिकता इन लोगों को इंडिया छोड़ने के लिए, समय से साल भर पहले छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। और 15 अगस्त को जो माउंटबेटन प्लान के तहत देश का डिवीजन होता है, भारत और पाकिस्तान बनता है, जिसमें कि डिवीजन के पीछे अगर हम देखें तो इसमें कई कारण होते हैं। हमारी कुछ त्रुटिपूर्ण नीति भी होती है। कैबिनेट मिशन में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि भारत दो पार्ट में बटे, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग रखे, बल्कि ये राज्यों की ग्रुपिंग की बात होती है। लेकिन जब वहाँ पर 10 जुलाई को जब बॉम्बे में उस समय पंडित नेहरू उस समय एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि राज्यों का ग्रुपिंग जैसा किया गया है वैसा ही रहे, इसको लेकर के मुस्लिम लीग उतारू हो जाती है कि तब तो हमको पाकिस्तान चाहिए ही, और इसको लेकर के वो डायरेक्ट एक्शन शुरू करते हैं। और डायरेक्ट एक्शन के तहत घटना ऐसी होती है कि इन लोगों को जो 16 अगस्त को जो टाइम दिए हुए हैं, 16 अगस्त 46 में, और ये बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं, और बड़े पैमाने पर दंगे होने की चलते सी संभल नहीं पाती है, और बाद में देख रहे हैं कि ये ऐसा कत्लेआम मचता है कि देश को कि ये मानना पड़ जाता है कि नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान यहीं, चूँकि बाद में ये लोग भी तर्क देते हैं। गांधी हालांकि शुरू से अंत तक विरोध करते रहे थे कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि उसमें पटेल भी बोलते हैं कि उसमें एक कमजोर सेंटर होगा, मजबूत सेंटर के लिए, मजबूत भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि देश का बंटवारा हम लोग को स्वीकार करना पड़ा। लोग बंटवारा को स्वीकार करते हैं, देश आजाद होता है। अब इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कम्युनलिज्म का चर्चा कर दिया, मैंने फ्रीडम स्ट्रगल की भी मुद्दों चर्चा की। एक जो है जो कि कम्युनिज्म है, आप ये देखेंगे कि उस समय जब फ्रीडम स्ट्रगल का हमारे यहाँ जब चल रहा है, जिसमें गांधी के समय आगमन होता है, उस समय तक रसिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो चुका है, और जो भी मार्क्स की जो भी रचना थी, दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, हालांकि मार्क्स ने कहा था कि जो रिवॉल्यूशन होगा वो ब्रिटेन में होगा, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ, वह रसिया में हुआ, और उस समय लेनिन के नेतृत्व में हुआ। पहले तो मेंशेविक क्रांति हुई, मेंशेविक के बाद से जो नवंबर में जो क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई, उसमें जार निकोलस सेकंड के पूरे परिवार सहित मार भी दिया गया, और वहाँ पर यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ, सुप्रीम सोवियत का एक वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ जो कि सोवियत यूनियन बना। और इस समय देखते हैं कि उससे प्रभावित होकर के इंडिया में भी 1924-25 में आपको कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही है, और लोगों को यहाँ पर ये विचार काफ़ी अच्छा लग रहा है। कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है, और चूंकि उस समय भी जो कांग्रेस पार्टी थी, उस समय मजदूरों का और जो निचले तबके के लोग थे, इन लोगों का अधिक प्रतिनिधित्व नहीं था, वर्कर वगैरह का अधिक प्रतिनिधित्व नहीं था। तो खास करके फैक्ट्री मजदूर वगैरह लोग और जो भी सीमांत किसान हैं, इन लोगों को ये लोग अधिक प्रभावित हुए कम्युनिस्ट पार्टी से ही, और कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, और इन लोगों का भी ये रोल रहा है इसमें। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हम ये देख रहे हैं कि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो जब वैरन हेस्टिंग्स थे तो 1773 में देख रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और उस समय उस एक्ट के अनुसार देख रहे हैं कि बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है, और ये 20 ईयर्स के लिए
फिर एक चार्टर, उस चार्टर का रिन्यूअल होना है हर 20 साल पर, फिर उसका रिन्यूअल होता है जाकर के 1793 में। उसी में बीच में पिट्स इंडिया एक्ट भी आता है। इस पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल आता है, और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है वो थोड़ा सा कंपनी के काम पर और एक शिकंजा कसने के लिए होता है, जो कि अपने आप को खुद ही रिपोर्ट देता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट दे रहा है, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फंक्शन होता है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और चार्टर का रिन्यूअल हो रहा है हर 20 ईयर्स पर। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने वाली कंपनी थी वो 20 ईयर्स पर रिन्यूअल हो रहा है 1793 में, और फिर 20 ईयर्स पर फिर रिन्यूअल हो रहा है आपको 1813 में। अब ये 1813 में जो 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर जो दूसरा आ रहा है, सेकेंड जो चार्टर आ रहा है, चूंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया 73 में, उसके बाद से ये लगभग आफ्टर 40 ईयर्स कंपनी का ट्रेड से मोनोपोली खत्म हो जाता है। अब कंपनी केवल चाय और चाइना दो के साथ व्यापार करती है, टी पर और चाइना के साथ। चूंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है और वहाँ के लोग ये चाह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटेन में जो भी लोग हैं, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो लोग भी इंडिया के व्यापार में पार्टिसिपेट करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक जो काम है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, इसकी व्यापारिक मोनोपोली खत्म होती है, यह केवल चाय तक सीमित रहती है। अब वहाँ के फैक्ट्री हुए के बने हुए सामानों को आना है, इसको लेकर के कंपनी की मोनोपोली खत्म किया जाए 1813 में। और 1833 में तो पूरे मुख्य रूप से कंपनी केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ी रह जाती है, बल्कि वह एक व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रहती है। तो ये चेंज के पीछे कारण है उस समय इंग्लैंड की आवश्यकता है। उसी समय आगे देख रहे हैं कि 1853 में ये व्यवस्था बनती है कि अभी जो भी ये सिविल सर्विसेज होगा, ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम रिटेन होगा, और रिटेन एग्जाम में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के और सारे लोग भी भाग ले सकते हैं। और इस समय देख रहे हैं कि भारत के लोग भी उसमें आगे चल के भाग लेते हैं। उसमें बंगाल से या सुभाष चंद्र बोस वगैरह कई लोग, सत्यनारायण टैगोर हुए, क्योंकि सारे लोग आते हैं सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। और 1858 में जाकर के कंपनी का रूल ही खत्म हो जाता है और हम लोग क्राउन के तहत चले आते हैं। इसके बाद से 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। वैसे ही आगे चल करके 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट फिर आ रहा है। और इस सारे काउंसिल एक्ट में चूंकि होता है गवर्नर जनरल का जो भी काउंसिल है उसमें लोगों की संख्या बढ़ रही है। वैसे ही 1909 में जो काउंसिल एक्ट आ रहा है जिसमें कि आपको मॉर्ले और मिंटो हैं, एक गवर्नर जनरल हैं और एक जगह के वहाँ सेक्रेटरी हैं। उस समय उस काउंसिल में देख रहे हैं कि एसपी सिन्हा को जगह दिया जा रहा है, एसपी सिन्हा को। फिर 1919 में हम ये देख रहे हैं कि 1919 में हम देख रहे हैं कि डायरकी आ रहा है स्टेट में। स्टेट में डायरकी आ रहा है लेकिन सेंटर में डायरकी नहीं है। इसमें दो ढंग के सब्जेक्ट होते हैं, एक जो होते हैं जो कि गवर्नर के जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं उनके पास होता है, और एक जो होते हैं जो कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनके पास होता है। और जो भी इलेक्टेड इंडियन होते हैं तो डायरकी एक ऐसी पंगु करने वाले की व्यवस्था है जिसमें देखिए कि मान लीजिए सपोज कि एग्रीकल्चर दे दिया गया, इंडियन को दे दिया गया, और इरिगेशन दे दिया गया ब्रिटिश मिनिस्टर को, पोर्टफोलियो दे दिया गया। तो स्वाभाविक है कि जब तक कृषि और सिंचाई दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा तो फिर एग्रीकल्चर का काम ठीक से नहीं होगा। तो डायरकी जो स्टेट में हो रही है जो 1919 में वो व्यवस्था आ रही है, उस समय रिजर्व और ट्रांसफर्ड उस तरह के ढंग के सब्जेक्ट आ रहे हैं। और आगे चलकर देख रहे हैं कि 1935 में आप ये देख रहे हैं कि उस समय स्टेट में ऑटोनॉमी मिल रही है जिसके चलते कि वो इलेक्शन हो रहा है। तो इस ढंग से भारत का मतलब कि स्टेट में ऑटोनॉमी मिल रही है, इस ढंग से ये चीज़ आ रहा है। तो इस ढंग से डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद से जब होता है कैबिनेट मिशन, जब इंडिया में आता है तो कैबिनेट मिशन के तहत ये होता है कि भारत को एक संविधान होना चाहिए। और भारत में संविधान के निर्माण के लिए उस समय जो संख्या होती है वो लगभग 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि की बात होती है। 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि की बात होती है और संविधान सभा का निर्माण होता है। और जो संविधान सभा है जो देखते हैं कि इसकी जो पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर
46 को होती है, जिसमें कि जो पहले व्यक्ति हैं सच्चिदानंद सिन्हा, वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। आगे चल करके 2 दिन के बाद से 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट चले जाते हैं और इसकी कई बैठकें होती हैं और 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद से ये संविधान का निर्माण होता है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जिसमें कि 8 शेड्यूल हैं, ठीक ना, 8 शेड्यूल हैं उस संविधान में, 395 आर्टिकल है जो शुरू का है। आज के संविधान देखिए कि उसमें 12 शेड्यूल हैं, क्योंकि 8 शेड्यूल के बाद से 9वें शेड्यूल की आवश्यकता उसी समय पड़ गई, आज़ादी के कुछ दिन के बाद ही। चूंकि ये हुआ कि कुछ वैसे चीज जो कि सुधार संबंधी चीज़ें थी, जो कि उस समय के संविधान सभा को ही फर्स्ट अमेंडमेंट करना पड़ा, ताकि उसको 9th शेड्यूल में डाला गया। फिर 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन में डाला गया, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। एंटी डिफेक्शन हुआ कि दल बदल विधेयक लाया गया इस पर कि दल बदल पर रोक लगाया गया, तो 10वां शेड्यूल में डाला गया। वैसे ही 11वां शेड्यूल जो था आपको जो अमेंडमेंट 73 है उसके तहत हुआ, और फिर आपको जो 74वां संविधान संशोधन था 74 जो था वह नगर निकायों के लिए किया गया, मतलब पंचायती ऐसे संपत्ति है दोनों ही, 11वां और 12वां शेड्यूल। 10वां शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन है, क्योंकि बड़े पैमाने पर या ऐसे भी लोग पूरे अपने एमएलए लोग रिजाइन करके इस पार्टी से उस पार्टी में जाते थे बिना रिजाइन किए हुए ही, संस्था भी बनी रहती थी, तो उस पर रोक लगाया गया। 9th शेड्यूल खास करके भूमि सुधार और सारे कई चीज़ों को लेकर के बना था। तो आज 12 शेड्यूल हैं और हमारे संविधान का निर्माण हुआ, जिस संविधान में ये दिया गया कि उसका एक सबसे बड़ा संविधान है और एक बड़ा संविधान के रूप में वो आया हो, और इस रूप से हम लोग गवर्न हो रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये हम उस समय से लेकर के 1857 के रिवोल्ट से लेकर के और इस समय का 47 तक की बातें मैं बता रहा हूँ। और भी कई सारे चेंज हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो एजुकेशन में 1800 जो 35 था, उस समय जो गवर्नर जनरल थे, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, तो बेंटिक के टाइम में एक जो थे उस समय लॉर्ड मैकाले, तो उस समय उन्होंने इंटरेस्ट लिया और भारतीय पैसा कहाँ खर्च हो, किस रूप में खर्च हो, कैसा उसका माध्यम हो, इन बातों पर विचार किया गया। 1854 में वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच से इंडिया में 3 यूनिवर्सिटी खुले। फिर 1881-82 में आपका हंटर कमीशन आया। वैसे ही 1902 में आपको देख रहे हैं कि 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन आया, 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया, 1917 में सैडलर कमेटी आया। वैसे ही आगे चल कर देख रहे हैं कि आज़ाद भारत से पहले ही बल्कि 1944 में सार्जेंट प्लान आया। उसके बाद से आप ये देख रहे हैं कि 1964-66 में कोठारी कमीशन आया। आगे चल कर देख रहे हैं कि जसपाल कमेटी आई छात्रों पर बोझ कम करने के लिए, बस्ते का बोझ कम करने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार है बढ़िए, एजुकेशन में सुधार की बातें कंटिन्यूस अभी भी चली आ रही है, होना भी चाहिए। तो ये सारे डेवलपमेंट चल रहा है। इस तरह से फेमिन पर, फॉरेस्ट पर भी कई कमीशन वगैरह बैठे हैं, ये सारी चीज़ भी हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारी चीज़ों को डाल दूंगा, क्योंकि लंबा होने पर आप लोगों को देखने में दिक्कत होती है। थैंक यू।